नमस्कार, चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। सेकंड फेज का महासमर जारी है और मतदान खत्म हो चुका है। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों की किस्मत, उनके प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी आज। और आज मतदान का प्रतिशत क्या रहा, सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे क्वेश्चंस करेंगे, उनको परिचर्चा में शामिल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ मतदान का प्रतिशत ज़्यादा रहा और कहाँ कम रहा। जहाँ ज़्यादा रहा उसके क्या मायने हैं, जहाँ कम रहा उसके क्या मायने हैं, और किस तरीके से, किन मायनों में सेकंड फेज का मतदान फर्स्ट फेज के मतदान से डिफरेंट है, उससे भिन्न है। एक बार फिर से आपको बता दें अपने दर्शकों को, दूसरे चरण की वोटिंग में त्रिपुरा मणिपुर अव्वल है। 5 बजे तक त्रिपुरा में 76.23% मतदान हुआ है। मणिपुर में 76.06% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में 53.51% मतदान हुआ है। बिहार में 53.03% मतदान हुआ है। यूपी में 52.64% वोटिंग हुई है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि दूसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। असम में 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बिहार में 5 सीटों पर इस फेज में चुनाव लड़े जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर मतदान हुआ है आज। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हुआ है। कर्नाटक की 14 सीटों पर, केरल की 20 सीट पर, मध्य प्रदेश की 6 सीट पर, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर, मणिपुर की 1 सीट पर, राजस्थान की 13 सीटों पर और त्रिपुरा की 1 सीट पर, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान हुआ है। मणिपुर और त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। 3 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है सेकेंड फेज के मतदान में। राजीव चंद्रशेखर जो कि तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ रहे हैं, गजेंद्र शेखावत जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, कैलाश चौधरी बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा भूपेश बघेल, ओम बिरला, हेमा मालिनी, अरुण गोविल और सुरेश गोपी, इनकी किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और परिचर्चा की शुरुआत करें, अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। उससे पहले आपको सीधे बरेली लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये रोड शो कई मायनों में बहुत खास होने वाला है। और विनोद जी, अगर हम देखें इसको तो साफ तौर पर यहाँ पर जो तमाम हमने देखा, जो योजनाएं चलाई गई, जो परियोजनाएं चला गई, उससे 2019 में तो इंपैक्टफुल रहा ही, लेकिन 2024 की दृष्टि से आप क्या मानते हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं रही जो अब की बार बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती हैं? गौरव, देखिए, योजनाएं की आप गिनती किनारे बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आप देख रहे हैं। इस चुनाव में ख़ास बात ये रही है कि इस चुनाव में बीजेपी अपनी पुराने रिकॉर्ड को कायम रखते हुए 400 पार के पास भी जाने का दावा कर रही है, हौसला रख रही है। उधर इंडी गठबंधन भी ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार में जुड़ा हुआ है। 88 सीटों पर 2019 में एनडीए के पास 58 सीटें थीं, कांग्रेस के पास 21 सीटें थीं, अदर्स के खाते में 9 सीटें गई थीं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो बरेली से सीधा लाइव तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, इस चुनाव में सेकेंड फेज तक आते आते जो चुनाव प्रचार हैं, जो रैलियां हैं, उनमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जबरदस्त तरीके से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर अटैक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उधर से भी पलटवार आ रहा है। रैलियों में इन भाषणों की वजह से
राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों को इलेक्शन कमीशन का नोटिस भी मिला है। लेकिन कुल मिला जुला के प्रचार प्रसार जिस दिशा में, जिस गति से चल रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि स्थानीय मुद्दों की बात तो बहुत दूर है। जो मूल मुद्दे हैं बेरोजगारी के, महंगाई के, ये भी कहीं कहीं पर्दे के पीछे यानी नेपथ्य में चले गए हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। नवीन दुबे जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल मिश्रा जी हैं हमारे वरिष्ठ संपादक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस परिचर्चा में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि मणिपुर और त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 52.64% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में 71.84% वोटिंग हुई है। और इसके अलावा मणिपुर में 76% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में 53% वोटिंग हुई है। एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की ये 8 सीटें आठों पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में आज के फेज़ में 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं हमारे पास, उनमें सबसे कम मतदान का प्रतिशत रहा है। नवीन दुबे जी, ये किस तरफ इशारा करता है? नमन जी, देखिए ऐसा है कि चूंकि आंकड़े 5 बजे तक के हैं और तमाम बूथ ऐसे होते हैं जहां लोग बाद में वोट डालने जाते हैं, मुझे लगता है इसमें अब जो भी इजाफा होगा, काउंटिंग के सारे डेटा सब जगह से इकट्ठे होते हैं, वो सब इकट्ठा होने को मुझे लगता है अगर ये 56, 57, 58 को टच करता है तो भी 2019 के मुकाबले लगभग 2 से 2.5% कम रहेगा। अब अगर ये 59 के आंकड़े को टच कर जाता है, 59% को टच कर जाता है, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, जो टर्नआउट हमारा 2019 में था लगभग उसके करीब और उसके आसपास अगर पहुंचते हैं तो अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस स्थिति में कौन सी पार्टी कहां से गेन कर रही है। सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज, आपने अभी बताया कि इन 88 सीटों में से एनडीए के पास 58 सीटें थी, भाजपा के पास 54 सीटें थी। अब ये सवाल उठता है कि इन 54 में से कितनी सीटें बीजेपी अपने पास रिटेन कर पाती है या उनमें से और बढ़ा सकती है, या इंडिया गठबंधन इसमें से कितनी छीन सकता है। ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि देखिए मुद्दों पर चुनाव हुआ है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। इस बार का चुनाव में कोई लहर नहीं थी। आप कहें कि इसमें जैसे 2014 के चुनाव में मोदी लहर थी, इसके बाद 2019 के चुनाव में लहर थी, राम मंदिर की लहर थी, बहुत सारी लहर थी, 370 का भी मामला था। यहाँ इस समय कोई ऐसी लहर नहीं है। 2024 के चुनाव में कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है। और जब लहर नहीं है, साइलेंट चुनाव में मतदाता भी साइलेंट है। इधर आंतरिक तौर पर चाहे वो इंडिया गठबंधन के अपने दलों को ले लें या एनडीए के गठबंधन के दलों को ले लें, ऊपर से सब मिले हुए एक साथ है, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में हम लोग जो भी अनुमान लगाते हैं, जो भी लोग सर्वे करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा, सब कयास है। फाइनल टैली 4 जून को हमको मिलने वाली है और मैं समझता हूं कि ये जो टैली मिलेगी 4 जून को, इन दोनों चरणों में बहुत चौंकाने वाली होगी। बिल्कुल चौंकाने वाली टैली होगी। 4 जून को पता चलेगा। अनिल मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ संपादक जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जैसा कि नवीन दुबे जी ने कहा कि इस चुनाव में 2014 जैसी कोई बात नहीं दिखी, वैसी लहर नहीं दिखी, लेकिन प्रधानमंत्री जिन रैलियों में जा रहे हैं, अपने भाषणों के जरिए, अपने रोड शो के जरिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, दुबे जी ने भी सही कहा और आप जिस तरह से आकलन कर रहे हैं लगभग सही है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, अगर हम आज दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं, जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो इनमें देखिए बीजेपी की प्रमुखता दिख रही है, बीजेपी की बढ़त दिख रही है। उसका कारण है कि इन 8 सीटों पर मेरठ हो, मथुरा हो, गाजियाबाद हो, ये एक तरह से परंपरागत बीजेपी की सीटें बन गई हैं, जहाँ ये लगभग जीत की ओर हमेशा बढ़ते चले जाते हैं। ऊपर से इस बार आरएलडी का उनका साथ आ जाना, जहां पिछली बार आरएलडी सपा के साथ मिली हुई थी, इतने के बावजूद, और बसपा साथ में जुड़ी हुई थी, इतने के बावजूद अगर ये जीतते हैं तो साथ में ये देखना है कि वो आरएलडी, वो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एक जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर आरएलडी का आना, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना, जहां हर जाटों के घरों में मिठाई बटी थी और एक उनकी खुशी का, गर्व का एक उनको मौका दिया गया है, तो इन सब बातों का बड़ा असर पड़ा है। तो मैं अगर इन 8 सीटों पर बात करूं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी मुझे फायदे में दिखती है। लेकिन हाँ, अगर ये देखें जिस ढंग से वोट परसेंटेज कम हो रहे हैं इस बार,
पिछली चुनाव की तुलना में। तो 2% 3% भी अगर कम हो रहे हैं, जब ओवरऑल अगर हम आप इस पर बात करना शुरू करेंगे तो इसका इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। सच्चाई क्या है रिजल्ट बताएगा, लेकिन चूंकि अगर आप देखें तो अधिकतम सीटों पे जीत हार का अंतर बहुत कम अंतरों से हुआ था। तो अगर 2% 3% भी वोट कम होते हैं, वोटिंग कम होती है, तो ये बीजेपी के लिए तब नुकसानदेह हो जाएगा। लेकिन अब ये पूरा जब तक चुनाव नहीं हो जाता, जब तक हर सीट पर इस तरह की वोटिंग देखने को नहीं मिलती, मुझे लगता है शायद अभी जल्दबाजी होगी बोलना। बिल्कुल ठीक बात है। अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज में। अभिषेक जी, जो उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज गिरा है, फाइनल टैली, फाइनल आंकड़े अभी नहीं आए हैं, लेकिन 5 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है उसके हिसाब से 52.64% रहा है। ये 8 सीटों की अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो ये कम वोटिंग परसेंटेज आपकी तरफ से, आपके लिहाज से किस तरफ इशारा करता है? और साथ ही साथ ये सवाल भी पूछना चाहेंगे कि इस बार जयंत चौधरी आपके गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? जयंत को फायदा होगा या बीजेपी का फायदा जयंत को होगा, या जयंत का फायदा बीजेपी को होगा? धन्यवाद। अगर आप इस लहजे से देखेंगे तो पहले फेज में भी देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले फेज में भी वोटिंग कम होती थी और तब भारतीय जनता फेज में अपनी जो वोटिंग मांगी थी वो कुछ काम गिनाई। उसके बाद दूसरे फेज वोटिंग परसेंटेज कम हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि अब उसका अस्तित्व खतरे में आता दिख रहा है। कोई मोदी जी के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं। दूसरे फेज में क्या, जिन मोदी जी की तारीफ करते लोग थकते नहीं थे, जिनके कामों को गिनाते थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि अब वही मोदी जी हिंदू मुस्लिम पे आ गए। आपने देखा, मैं पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूं कि आपने देखा चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, पहली बार हुआ कि जवाब मांगा गया प्रधानमंत्री के भाषण पे। जी, इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा, पहली बार हुआ कि किसी प्रधानमंत्री के बयान पर। दूसरी चीज, आपने जो बात कही आरएलडी की, जब बात कर रहे थे, देखिए आरएलडी का वो अस्तित्व नहीं रह गया। जब किसानों के हित की बात होती है तो आरएलडी कहां चलेगी? भारतीय जनता पार्टी की गोद में आकर के बैठ गए, किस मुंह से वो जनता जनार्दन के पास गए होंगे, आप ये सोचिए। क्योंकि जनता देख चुकी है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने उसको इतनी अपने साथ ले लिया, इसका मतलब ये सिद्ध करता है कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी अपना अभिषेक जी आपको आवाज मिल रही है? अभिषेक जी, मैं अनिल मिश्रा बोल रहा हूं, आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप जिस ढंग से चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपका अपना आकलन है, लेकिन जो हम लोगों ने पिछले 25 सालों में पत्रकारिता के दौरान देखा है वो ये पाया है कि जब वोट परसेंटेज बढ़ते हैं, निश्चित रूप से उस वक्त विरोधी पक्ष का समर्थन देखा जाता है। अगर वोट परसेंटेज बढ़ते हैं तो ये देखने में आता है कि कहीं न कहीं बदलाव की स्थिति नजर आ रही है। लेकिन जब वोट उतना ही पड़े या उससे कम पड़े तो मतदाताओं की उदासीनता यही प्रदर्शित करती है कि वो अपने एज इट इज बने रहना चाहते हैं। आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं कि आपको फायदा होने जा रहा है, मोदी जी का जो एक प्रभाव है घट रहा है? मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां आरएलडी को अभी 10 दिन पहले तक, जब तक भारत रत्न की घोषणा नहीं हुई थी और जयंत आपके पाले में थे, अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते थे, तो आप कहते थे कि राष्ट्रीय लोकदल का पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अस्तित्व है, और वो पाला बदल दिए तो आप कह रहे हैं उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। ये मतलब ये विरोधाभासी आकलन या आपका ये प्रवचन समझ में नहीं आया हम लोगों को? नहीं, ये कोई प्रवचन नहीं है। पहली चीज तो ये कोई प्रवचन नहीं है। अगर आदमी का अस्तित्व तभी तक रहता है कि जब वो जनता के मुद्दों पर बात करे। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तब जयंत चौधरी जी बात करते करते अभी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, तब क्या दिल्ली को उन्होंने पाकिस्तानी बॉर्डर नहीं बना दिया था? अभी आपने कहा वोट परसेंटेज की जब बात आप कर रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके बात से, लेकिन ये जनता है, जनता किसको वोट, मतलब आपको अभी भी चमत्कार की उम्मीद है? नहीं, चमत्कार की उम्मीद, अरे हमें विश्वास है, चमत्कार की उम्मीद हम थोड़ी ना कर रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 6 दिनों से, क्योंकि आज लखनऊ वापसी किया हूं, मैं पिछले 6 दिनों से आंवला लोकसभा में था।
समाजवादी पार्टी ने जो खरंजा बिछाया था, बस उस खरंजे के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। अभिषेक आप जी, वहां अभी पे कुछ महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, यही सब बातें लेकर आप जनता के बीच गए थे, जबकि वो स्टेट का चुनाव था और आपकी पार्टी का उसी स्टेट में प्रभुत्व है, आप वहां सरकार चला चुके हैं, तब जनता ने आपको नकार दिया। ये तो लोकसभा का चुनाव है, जहां प्रदेश के बाहर अस्तित्व ही नहीं रखते, वहां मोदी के सामने सपा कहां खड़ी होती है? जनता क्यों चुनेगी आपको? देखिए, आपका इतना तजुर्बा है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप इस भ्रम में हैं। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो सीट जिसकी निकली उसकी चीजें मानी जाती हैं, लेकिन जनता ने नकार दिया, ये आप किस बेस से कह सकते हैं? 87 सीटें, हम सिर्फ 100 वोटों से 500 वोटों के अंतर पे आ रहे हैं। किस बेस पे आप कह रहे हैं कि जनता ने हमें नकार दिया? आप जैसा सम्मानित पत्रकार अगर इस तरीके से बातें कर रहा है, तो मुझे तो बड़ा सोचनीय और विचार। चलिए अभिषेक जी, नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। अभिषेक जी, मेरा ये पूछना था कि जिस तरीके से पीडीए को लेकर आप आए थे चुनाव मैदान में और अखिलेश जी ने उसके बारे में स्टार्टिंग में जिस तरीके से हुंकार भरी थी, जो जोश दिखाई दे रहा था, एक तो उस जोश में थोड़ी सी हम कमी में दिखाई दे रही है। दूसरी चीज, आप जिस तरीके से पीडीए को लेकर चल रहे हैं, आप कहते हैं हमारा बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट है, इसका कहीं आपको लाभ मिलता उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है? बाकी राज्यों की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, तो यहां कहीं कोई आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है? और दूसरी चीज, क्योंकि आप अभिषेक वाजपेयी हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि इस पूरे सिस्टम के अंदर पीडीए में आप कहां फिट हो रहे हैं? नीतीश कुमार जी को ले लो। इस पूरे पीडीए में मैं कहां पे फिट हो रहा हूं? इस पूरे सिस्टम में हम कहां नहीं फिट हो रहे हैं? जैसे मैं तो सिर्फ यही जानना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं तो हर एक प्रोफार्मे में फिट होते हैं। नहीं, पिछड़ा दलित और इनका पूछने का मतलब है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, जिस शब्दों को पकड़कर पीडीए बना है, उसमें फिर आप मतलब आप मीन्स पर्टिकुलर आप नहीं, इस पूरे वर्ग को, समुदाय को कहां पर देखा जाए? मैं समझ रहा हूँ। आपको उदाहरण के तौर पर मैं आपको याद दिला दूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डायल 100 चलाई थी, या 1090 चलाया था, या फिर उन्होंने एम्बुलेंस सेवा चलाई थी, तो क्या हर एक वर्ग का ध्यान रखा था ना? उसी तरीके से हमारे वर्गों को भी ध्यान में रखा गया। आपने एक स्टेटमेंट आपको याद होगा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ अगड़ा भी आता है, उस अगड़े को भी प्रमुखता दी गई है, ऐसा नहीं है। नहीं, वो कहीं बोला नहीं अखिलेश जी ने, वो कहीं बोला नहीं और उतना दबाव नहीं दिया है कि ए फॉर अल्पसंख्यक या ए फॉर अगड़ा, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने कहीं पे। नहीं, तो अखिलेश जी ने ये कहां पे नहीं बोला कि अगड़ों का ध्यान ही नहीं रखा है? नहीं, लेकिन वो कार्यशैली में तो झलकना चाहिए ना। नहीं तो आप पीडीएएस बना देते, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सवर्ण, वो तो है नहीं। देखिए आप लोग पत्रकार हैं, आप अपने शब्दों में उसको कुछ भी अपनी चीजों में आप उसको गढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन मेरा मानना जो है, और जो आपने अभी बात कही थी, देखिए जब अगर रूपरेखा के अनुसार देखेंगे तो हमें हर जगह पे उसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि मैंने खुद 3 जगह पे। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज की 8 सीटों में आप कितनी जीत पर उम्मीद लगा रहे हैं? आज के जो चुनाव हुए हैं, कहां आपको उम्मीद दिख रही है? हमें तो हर जगह पे हम परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। ऋचा राजपूत हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई हैं। ऋचा राजपूत, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज में। बहुत धन्यवाद। ऋचा जी, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग का प्रतिशत रहा है सबसे कम रहा है, 52.64% मतदान हुआ है। पहले चरण में भी उत्तर प्रदेश में मतदान कम हुआ था, कहा यह जा रहा था कि शहरी मतदाता इस मौसम में घर से बाहर नहीं निकला है। इसके पीछे क्या मायने निकाले जाएं? क्या इसकी वजह से बीजेपी को नुकसान है? जिन 8 सीटों पर आज वोटिंग हुई है उनमें एनडीए गठबंधन को आप कहां देखती हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने साथी प्रवक्ताओं का स्वागत करती हूँ। देखिए, जिस हिसाब का वोटिंग परसेंटेज आ रहा है प्रथम और द्वितीय चरण के बाद, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये हमारे गठबंधन को कोई भी समस्या आने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों ने विगत एक 5 साल और 5 साल ये जो डबल इंजन की सरकार चलाई है, उसने ऑलरेडी केंद्र और राज्यों की योजनाओं को मिला के जनता के बीच में एक अपनी जगह बना ली है।
अब जो मुझे वजह लगती है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये इंडिया अलायंस है इसने जनता को इतना कंफ्यूज करके रखा है कि जब से इसने टिकट बांटने शुरू किए हैं। अच्छा, एक जब बात से बताइए इन्होंने- रिचा जी, इंडी गठबंधन ने जनता को कंफ्यूज किया है या बीजेपी ने कंफ्यूज किया है? देखिए, कांग्रेस के न्याय पत्र में, उनके घोषणा पत्र में कहीं भी क्या इस बात का जिक्र आपको लगता है कि मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा? संपत्ति के आर्थिक आधार पर सर्वे की बात की गई है ताकि समानता असमानता को खत्म किया जा सके, लेकिन देखिए- प्रधानमंत्री जी ने इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया। दूसरी चीज, मनमोहन सिंह के बयान को कोट करते हुए कि मुसलमानों को सारी संपत्ति आपसे लेके दे दी जाएगी। देखिए इसमें तो जैसे हम लोग भारत में रह रहे हैं, मुझे लगता है जितने भी साथी मेरे जुड़े हैं सब भारत में ही रह रहे हैं, तो चाहे बंटवारे के बाद की बात कर ले और आज तक की बात कर ले, तो ऐसे बहुत से उदाहरण, मतलब बतेरे उदाहरण हमारे समाज में आ चुके हैं जिसमें कोई संदेह नहीं है कि माइनॉरिटी किस शब्द के लिए और किस वर्ग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यदि अगर ये माइनॉरिटी का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इनको सबसे पहले तो जो एक इनका कानून चलता है और एक जो वक्फ बोर्ड चलता है इसको अलग कर देना चाहिए। ट्रेची एक गाँव है जिसमें इन्होंने पूरे हिंदू गाँव को कन्वर्ट कर दिया। यदि ये एक नियम को मानते हैं, एक विचार को मानते हैं, समानता के विचार को मानते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो जिस धर्म को मानता है उसको उस धर्म में रहने दीजिए। यदि आपके मैनिफेस्टो में कहीं भी वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का नाम आएगा तो सवाल उठेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे हम आर्थिक समानता का आकलन करेंगे, देखिए ये पहली बार तो हो नहीं रहा है किसी देश में। इससे पहले भी रूस, चीन ये उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं और आपको रिजल्ट पता है कितनी महामारी के रूप में ये इस तरीके के कानून आए थे, कितने लोगों की जानें चली गई। तो आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं क्या आपको क्या उदाहरण देना अच्छा, चाहती एक हूँ। बात बताइए, इसमें बुरा क्या है? आज की तारीख में विपक्ष ये बार बार आरोप लगाता है कि संपत्ति का विकेंद्रीकरण नहीं हो रहा है, संपत्ति केंद्रीकृत होती चली जा रही है कुछ चलिए, मैं उद्योगपतियों बताती हूँ बुरा कुछ क्या है। कुछ मैं उद्योगपतियों के बताती हाथ हूँ, में। मैं बताती तो हूँ। क्या वो संपत्ति का विभाजन नहीं होना चाहिए? नहीं तो क्या इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा कि कांग्रेस के पास या राहुल गांधी जी के पास या सोनिया गांधी जी के पास कितनी संपत्ति है और जी। कितनी संपत्ति के बाद इस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन चलिए इस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सर्वे एक्सपर्ट रितेश कुमार जुड़ चुके हैं। रितेश जी, जो वोटिंग परसेंटेज है 5 बजे तक त्रिपुरा में, मणिपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा है, उसके मुकाबले में उत्तर प्रदेश में कम वोटिंग परसेंटेज रहा है, बिहार में 53 और महाराष्ट्र में भी 53.51% के आसपास मतदान रहा है। फर्स्ट फेज के मुकाबले सेकेंड फेज में कम मतदान के प्रतिशत को आपका सर्वे किस नजरिए से देखता है? रमन जी, मैं आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश की चर्चा करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर आज मतदान हुआ है जी। ठीक है, फेज 2 में। इसमें आपको मैं बताऊं कि अमरोहा में 2019 में 71% में वोटिंग हुई थी और इस बार 62.04% वोटिंग हुई है। उसी तरीके से मेरठ में भी देखिए वोटिंग परसेंटेज में 8% की कमी है 5 बजे के डाटा के मुताबिक। अमरोहा में 9% कम वोटिंग हुई है, बागपत में 12% कम वोटिंग हुई है। और आपको मैं बताऊं कि जो नोएडा गौतम बुद्ध नगर का इलाका है वहां भी 9% वोटिंग कम हुई है, अलीगढ़ में भी हुई है, मथुरा में। अब आपको इसके बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा विस्तृत रूप में जी कि वोटिंग का परसेंटेज कम क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। एक तो देखिए वेदर का है, तो उससे तो माइनर 0.5% भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जहां तक सरकार के कार्यकाज पे जनता का मुहर लगाने का है, तो अभी आप एक चीज और नोट करिएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा भाषण देते हैं, सब लोग अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अल्टीमेटली जो आज के मतदान में 3.28 करोड़ जो है वो मतदाता वो थे जो फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे थे, युवा। और करीबन 7 करोड़ के आसपास वो वोटर हैं जो कि 20 से 29 साल की उम्र के हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप इस तरह के वोटर जब जाते हैं वोटिंग करने, तो उनको 5 किलो राशन का मुद्दा नहीं होता, उनके पास बेरोजगारी भी है, उनके पास बहुत सारी मुद्दे हैं। बेरोजगारी के अलावा उनका क्या भविष्य है उसको लेकर के देखिए योजनाएं धरातल पे कितनी दिखती है, 5 साल 10 साल। अब 10 साल के बाद कोई भी शासन करता है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आता है इस। और जब कभी भी हमने आपको हर बार बोला है कि जब कभी भी रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ वोटिंग परसेंटेज अगर 5 से कम होता है जाता है
तो समझा जाता है कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ है, और 5 से ज्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है तब भी समझा जाता है गवर्नमेंट के खिलाफ लोग वोट कर रहे हैं। जी ठीक है ना। तो जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे बिहार ले लीजिए, कहीं ना कहीं ऐसा मोदी सरकार के लिए लगता है कि मोदी सरकार का जो 400 पार का नारा है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा एक बात और आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, शहरों में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। आप आज के इलेक्शन जो हुआ उसमें गौतम बुद्ध नगर की सीट थी और गाजियाबाद की सीट थी। जो गौतम बुद्ध नगर की सीट है उसमें नोएडा में वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक 46% था सिर्फ, जबकि इसी के इलाके जो आप बात करेंगे सिकंदराबाद में 59% लगभग वोटिंग हुई थी। जी तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं गांवों में लोग बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं, जबकि शहरों में लोगों को मतदान से थोड़ा सा जिज्ञासा खत्म हो रही है। उसी तरीके से गाजियाबाद में 48.2% वोटिंग जो हुई उसमें अगर आप देखें तो प्रॉपर साहिबाबाद में 41.53% हुई, गाजियाबाद सिटी के अंदर 46.23 हुई, लेकिन धौलाना, लोनी, मुरादनगर इनमें देखेंगे तो धौलाना में तो 58% वोटिंग हुई है। सर्वे जी तो यहाँ कहीं ना यहाँ कहीं आपको 1 मिनट रोकना चाहेंगे, आपसे एक और जानकारी चाहेंगे। जैसा अमूमन देखने में आया है कि बीजेपी कहीं न कहीं शहरी क्षेत्रों की पार्टी मानी जाती है, गांव देहातों में कहा जाता है इनका उतना अभी स्कोप नहीं बना है, उतना फील्ड नहीं बना है। तो जिस ढंग से आप बता रहे हैं कि नगरीकरण उसमें इनकी परसेंटेज कम होते चले गए और गाँव में बढ़े हैं, तो इसका तो अर्थ यही निकल रहा है कि बीजेपी कहीं न कहीं घट रही है। जहाँ इनका एक अपना प्रभाव है वहाँ पर वोटिंग कम हो रही है, मीन्स जनता इनको समर्थन नहीं दे रही है, और गाँव में इनके खिलाफ वोट जा रहा है। जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी कभी शहरी की पार्टी थी, अब ऐसी पार्टी नहीं है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो गांव में है नाराजगी किसानों की बहुत ज्यादा थी। और देखिए पीछे भी मैंने आपको बोला था जब हम लोग सर्वे किए थे तब भी बताया था हमने कि आपको बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ 1% का वोट स्विंग है, 1.5% का स्विंग है। लेकिन आज भी आपको एक ऐसी बात बताता हूँ, देखिए मेरठ की अगर सीट को लेते हैं जहाँ अरुण गोविल रामायण के राम चुनाव लड़ रहे हैं, वहां अगर देखेंगे तो वहां एक विधानसभा की ठोर पड़ती है जहाँ की 60% के लगभग वोटिंग हुई है। लेकिन वहां मेरठ शहर में और मेरठ कैंट में बहुत अच्छा वोटिंग हुई है, 58% वहां भी हुई है, 54% शहर में हुई है। इसका मतलब ये है कि मेरठ की सीट बीजेपी सॉलिड जीतेगी। देखिए आपको ये बात समझ के चलना पड़ेगा कि जहां भी ग्रामीण इलाके में या मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और पिछले बार की तुलना में बढ़ रहा है या एबव है, एक आधा % ऊपर नीचे है, तो वहां पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए खतरे की घंटी है, रूलिंग गवर्नमेंट के लिए। और जितनी भी सीटें अभी हम देखें, हम आपको बिहार में बताएं, लेकिन एक यहाँ भी कंट्रोवर्शियल विषय है कि बिहार में किशनगंज सीट पे 2019 में जहाँ कांग्रेस चुनाव जीती थी वहाँ 69% वोटिंग हुई थी, और इस बार उसी किशनगंज सीट पे 57% वोटिंग हुई है। तो वहाँ भी 12% का है। अब वहाँ 12% का क्यों है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर वहाँ पे आया है और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों का वहाँ बिखराव हो रहा है। जी अनिल जी। रितेश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपने अभी जिक्र किया कि फर्स्ट टाइम वोटर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम वोटर यंग लड़का है जिसको रोजगार की ज़रूरत है, जिसको अपने भविष्य को सुनहरा बनाना है, उसमें सरकारी नीतियों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। बेरोजगारी अगर है तो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट डालती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको कहीं ना कहीं कन्विंस करने में इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने में उतना कारगर साबित नहीं हो पा रहा है? नहीं, ये कहना आपका बात वो है। देखिए आपको बताऊं, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर छोड़ दीजिए और इलेक्ट्रॉनिक्स चैनलों को छोड़ दीजिए, तो आज की डेट में जो यूट्यूब चैनल वगैरह है वहां पे देखिए इंडी गठबंधन वालों का भी बहुत अधिक ऐड आ रहा है। और देखिए आजकल जो युवा है वो सोशल मीडिया पर पूर्णतः एक्टिव है। आजकल अगर बच्चे को एक बार को खाना नहीं मिले तो चल जाएगा, रोटी आटा नहीं मिले तो चल जाएगा, पर डाटा के बिना उसका घर नहीं चल सकता है। तो जब कभी हम लोग सर्वे करने के लिए गए तो हम लोग फर्स्ट टाइम वोटरों से बात किए और 10 साल में उसकी एक तादाद हो जाती है बहुत अधिक। जैसे कि मनमोहन सिंह सरकार 2014 में गिर गई थी, उसका मेन कारण था कि जो 15 करोड़ वोटर्स नए जुड़े थे उनके कारण हुआ था ऐसा। लेकिन कई बार आपको एक चीज और आपको मैं आंकड़ा बताना चाहूंगा रमन जी, आपको एक मिनट यहाँ पे आपका प्रकाश डालना चाहूंगा
कि देखिए 2004 तो 1999 के चुनाव में कांग्रेस को मिला था 28.3% वोट और कांग्रेस 114 सीट जीती थी और बीजेपी को 23.8% वोट मिला था और 182 सीट जीत गई थी लोकसभा में 1999 में। और वही कांग्रेस को 2009 में 28.6% वोट मिला और 206 सीट जीती और बीजेपी को तब 18.8% वोट मिला और 116 सीट जीती मात्र। 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को 31% वोट मिलता है और वो 282 जीत जाती है और कांग्रेस को 2014 में 19.6% वोट मिलता है, 44 सीट जीतती है। तो कहने का मतलब ये है कि वोट का परसेंटेज जो है ना वो बहुत अधिक मायने रखता है, क्योंकि एक एक वोट से दो वोट से आदमी अगर इस बार का जो चुनाव है बहुत टफ है रूलिंग गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हर एक सीट पर जीतों का फासला बहुत कम है और जिस तरह से वोट पोलिंग परसेंटेज कम हो रहा है वो निश्चित तौर पे रूलिंग गवर्नमेंट के लिए एक चिंता का विषय है। देखिए जहां तक इंडी गठबंधन का सवाल है, बीजेपी ने मोदी जी वही गलती करते जा रहे हैं जो गलती की राहुल गांधी और कांग्रेस 2014 में करती थी। बीजेपी ने जब मैनिफेस्टो का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो को गूगल पे सर्च करने वालों की संख्या मोर देन 15 मिलियन हो गई, जो कि कभी कोई घोषणा पत्र पढ़ता नहीं, लेकिन जिज्ञासा जग गई कि क्या मंगलसूत्र वास्तविक में खतरे में है। तो इस तरह से आप समझिए कि बीजेपी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को माइलेज दे दी और जिसके कारण कि उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। जी रितेश जी, एक सवाल आपसे नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो पूछना चाहते हैं। रितेश जी आप तो ग्राउंड पे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज थोड़ा सा आपसे जाननी है कि ये चुनाव जो है ये वास्तव में जिस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं पक्ष की तरफ से विपक्ष की तरफ से, उन मुद्दों की तरफ जा रहा है या ये चुनाव वास्तव में उन मुद्दों की तरफ जा रहा है जिन मुद्दों से सीधे सीधे जनता जुड़ी हुई है, उनको महसूस कर रही है और उनको मद्देनजर रखते हुए वोट कर रही है। जैसे देखिए अग्निवीर योजना हो गई, महंगाई है, बेरोजगारी है, इस तरीके की चीजें हैं। अगर शहरी क्षेत्र में आप नोएडा में आ जाएं तो फ्लैट ओनर्स के बड़ी समस्याएं हैं, उनकी रजिस्ट्री के मुद्दे हैं। तो क्या ये सब मुद्दे गौण हो गए हैं या मंगलसूत्र और इस तरीके की चीजें हावी हुई हैं या समाजवादी पार्टी का पीडीए ज्यादा हावी हुआ है? वास्तविक मुद्दे कहीं किनारे हैं या सबसे मुखर होकर जनता ने मुद्दों पर वोट किया है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनता ने अपने खुद के मुद्दे को तय किया है। विपक्ष का कहना कि लोकतंत्र खतरे में, ये सब मुद्दा मायने नहीं रखता है। जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो ये अग्निवीर योजना, ये सब 2019 से पहले नहीं थी। तो 2019 में गवर्नमेंट का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। अब आपको एक बात बताओ, हिंदी बेल्ट में वोटिंग कम हो रही है, जबकि बंगाल, त्रिपुरा और इन जगहों पे साउथ में देख लीजिए बहुत कम परसेंटेज वोटिंग। रितेश जी अग्निवीर योजना 16 जून 2022 को लॉन्च की थी सरकार ने। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि 2019 के बाद की है ये सब योजना। तो आपको ये जानकारी बताओ कि जो यूपी, बिहार और नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो ज्यादातर फोर्स में जाते हैं और उनका ये होता है कि एक सरकारी नौकरी में जाने के बाद शादी वादी का क्रेज रहता है। लेकिन क्या है, सरकार ने एक ऐसी योजना लॉन्च करी कि 18 साल 19 साल में अगर कोई नौकरी पे जाता है तो 23 में रिटायर करके आ जाएगा, जबकि आमतौर पर देखा गया है कि आज के जमाने में 27 साल से 35 साल की उम्र में शादियां हो रही हैं। तो ऐसे में तो रिटायर होकर आ जाएगा तो उसकी शादी कैसे होगी? ये भी एक युवाओं में मुद्दा है। हम लोगों ने जब बिहार में सर्वे किया कि अग्निवीर योजना का आपको क्या नुकसान है, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि आप नौकरी कीजिए आपको ये मिलेगा, उन्होंने कहा अगर हमारी विधवा ही नहीं रहेगी तो उसको पेंशन कहाँ से मिलेगा? बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी वोटिंग हुई है वो वोटिंग उनके मुद्दे पे हुए जिसमें बेरोजगारी की समस्या है, जिसमें किसान की समस्या है, जिसमें महंगाई की समस्या है और जो ये सरकार की योजनाएं हैं उसका कहीं ना कहीं खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि किसान और युवा बेरोजगार बहुत नाराज है और विपक्ष उसी चीज में, जैसे कहते हैं ना आग में घी डालना, वही काम कर रहा है उन मुद्दों को हाईलाइटेड करके सोशल मीडिया के जरिए। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, टीएनपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवधेश जी, जो वोटिंग प्रतिशत जिस तरफ इशारा कर रहा है वो मणिपुर, त्रिपुरा, इन जगहों को छोड़ के खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बहुत कोई आशाजनक नहीं है। हालांकि अभी तक जो प्रतिशत आया है वो 5 बजे तक का ही है, ये जाहिर सी बात है बढ़ेगा। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि वोटिंग प्रतिशत जिस तरफ इशारा कर रहा है
उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से आंकते हैं? एक एक स्टेट की अगर बात करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है? देखिए, एक समय था 2010 के पहले जब वोटिंग परसेंटेज घटता था तो माना जाता था कि ये विपक्ष के हक में नहीं है, सत्तारूढ़ पार्टी के हक में है, और वोटिंग बढ़ता था तो माना जाता था कि सत्तारूढ़ पार्टी जा सकती है। लेकिन 2009-10 के बाद से प्रवृत्ति बदली है, कई बार वोटिंग बढ़ा है और सत्तारूढ़ पार्टियां वापस आई है, वोटिंग घटी है फिर भी वापस आई है। 2014 से ज्यादा 2019 में वोटिंग हुई और नरेंद्र मोदी सरकार वापस आई है। तो इसलिए वोटिंग परसेंटेज के आधार पर पहले की जो मान्यता थी अब वो नहीं है। अब नई मान्यता के अनुसार देखना पड़ेगा कि वोटिंग परसेंटेज घट क्यों रहा है। एक इसका पहला कारण यह है कि भारत के चुनाव को देखें तो अगर 69% से ज्यादा पिछली बार वोटिंग हुई है तो उसको एक पीक मान लेना चाहिए जी। और ये मानना चाहिए कि उससे ज्यादा लोकसभा चुनाव में वोट बढ़ना भारत में शायद संभव नहीं है। बढ़ेगा तो फिर उसका अलग से विश्लेषण करेंगे। तो जाहिर है कि अगर इतने पीक पर गया है तो पीक के बाद उसको नीचे आना ही था। ये नहीं हो सकता है कि एकदम से हमेशा जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ता ही रहे, क्योंकि लगातार आप देखेंगे कि 2009 से कि 2004 के बाद से ही लगातार वोटिंग बढ़ी है। तो इसलिए एक तो मेरी समझ में जो आ रहा है कि अब हमको मान के चलना चाहिए कि भारत जैसे देश में 67-68% वोट जो है या 65% के ऊपर एक इसको औसत ठीक ठाक मान के चलना चाहिए। अब और जहां तक देखिए इस समय ये कल्पना करना कठिन है कि किसके वोटर नहीं निकले हैं और किसके वोटर आ रहे हैं। जी। यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से कुछ टिकट दिए गए या जैसे बाहर से लोगों को लाया गया, जो गठबंधन किए गए उसको भी अन्य जगह कई जगह तो थे लेकिन कई जगह उनके स्थानीय कार्यकर्ता नेता उसके पक्ष में नहीं थे। उसी तरह से कई राज्यसभा ऐसे भेजा गया लोगों को जो बाहर से आए थे और आपने तुरंत राज्यसभा भेज दिया, दूसरे को भेज दिया। तो जो महत्वाकांक्षी पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं 5-10% और उनकी महत्वाकांक्षा सही होती है कि मैं भी कभी विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा, उन सबको एक धक्का लगा है कि इस प्रकार से टिकट बंटवारा हुआ और हम पर थोपा गया है। तो अब विरोध तो नहीं करेंगे क्योंकि देश में लंबे समय से एक विचारधारा का युद्ध चल रहा है। एक तरफ हिंदुत्व और हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रभाव की विचारधारा है, दूसरी ओर उसके विरुद्ध जा रहा है। तो जिनके अंदर विचारधारा है वो विरुद्ध में जाके मतदान नहीं करेंगे, ये हो सकता है। लेकिन कई बार उदासीन हो जाते हैं तो वो काम नहीं करते हैं, मतदाताओं को घर से निकालने में कठिनाई होती है। दूसरी ओर अगर विपक्ष ठीक से मुद्दे नहीं उठा रहा है और वो ऐसे मुद्दे उठा रहा है कि उसको तो लगता है कि बहुत क्रांतिकारी है, लेकिन उसके कार्यकर्ता और समर्थक या भाजपा विरोधी जो भाजपा को हराना चाहते हैं उनको गले नहीं उतरता है, या विपक्ष ये नहीं संदेश दे पाता है कि वो भाजपा को हराने में सक्षम है और भाजपा को हराने के बाद केंद्र में एक स्थिर सरकार दे सकता है, तो विपक्ष के अंदर भी निराशा होती है। तो अब इस समय ये तो कहना कठिन है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने वाली जो सामाजिक समीकरण है, खासकर समाजवादी पार्टी के समर्थक जो मुस्लिम यादव हो, अगर वो भारी संख्या में मतदान के लिए निकल रहे हो तो इसको देखने के बाद भाजपा के समर्थक उनकी प्रतिक्रिया में नहीं आए कि भाई अगर मुस्लिम मतदाता ज्यादा संख्या में है तो हमको निकलना चाहिए, ये जरा गले अभी नहीं उतरता है। तो इसलिए इसको देखना पड़ेगा। लेकिन ये इस समय का मतलब इतना ही मुझे समझ में आया है कि मतदान को, चुनाव को लेकर के दोनों पक्षों ने अपने समर्थकों मतदाताओं के अंदर वो उत्साह पैदा नहीं किया जिसकी उम्मीद खासकर 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो रही थी। लेकिन परिणाम के बारे में अभी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। जी अवधेश जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। रितेश कुमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सर्वे एक्सपर्ट हमारे। रितेश जी, एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। सेकेंड फेज का मतदान खत्म हो चुका है। जो 2019 में इन 88 सीटों पर समीकरण थे, 58 सीटें एनडीए के पास थी, कांग्रेस के पास 21 सीटें थीं, अदर्स के खाते में 9 गई थीं। आपके सर्वे के हिसाब से क्या लगता है कि कितनी फेरबदल हो सकती है? देखिए, मेरे सर्वे के हिसाब से ये लगता है कि यूपी में जो ये लास्ट अभी 8 सीट का इलेक्शन हुआ है, इसमें 1 सीट केवल अमरोहा का विपक्ष के पास था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि 3 सीट विपक्ष के पास चला जाएगा। उसी तरीके से बिहार में जो 5 सीट पे इलेक्शन हुआ है, वहाँ एनडीए के पास 4 सीटें थी, 1 कांग्रेस के पास थी। वहाँ तो मुझे लगता है कि उल्टा ना हो जाए, 4 इंडिया गठबंधन को मिले और 1 कांग्रेस को मिले।
आपको अभी इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है कि सीटों का कैसे कैलकुलेशन किया जाए, क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट जो स्विंग हुए हैं ये अभी पता ही नहीं लग पा रहा है कि किधर हुए हैं। लेकिन 90% इसकी संभावना है कि गवर्नमेंट के खिलाफ स्विंग हुए हैं। लेकिन फिर भी चूंकि जब तक एग्जैक्ट डाटा नहीं आ जाता है, देखिए एग्जिट पोल और किसी भी सीटों की संख्या बताना कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, तो हम लोग परसेंटेज में ही बात करते हैं। परसेंटेज में आपको बता सकता हूं कि सीटों का नुकसान एनडीए गवर्नमेंट को हो रहा है, बीजेपी को हो रहा है, और बीजेपी इसका मुझे नहीं लगता है कि अब कहीं भरपाई कर पाएगी जिस तरह से फेज 1 फेज 2 में हो गया। क्योंकि आपको सबसे बड़ी एक मार्क करने वाली बात है कि हिंदी बेल्ट में ही वोटिंग परसेंटेज घट रहे हैं जी। उसके अलावा बंगाल चले जाइए, त्रिपुरा चले जाइए, मणिपुर चले जाइए, वहाँ 1% आधा परसेंट का वोटिंग घटा हुआ है। केरला चले जाइए तो केरला में इस बार बीजेपी को 2-3% वोट बढ़ेगा और बीजेपी को वहाँ थोड़ा वोट परसेंटेज ऑफ वोट का फायदा होगा, लेकिन वो परसेंटेज वोट सीटों में तब्दील नहीं होता दिख रहा है। रितेश जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हम लोग जिस ढंग से आकलन कर रहे हैं, अगर वोट परसेंटेज घट रहे हैं तो जैसा एक अमूमन पहले के उसमें देखा गया कि वोट परसेंट बढ़ने पर विरोध में जाता है, घटने पर सत्ता पक्ष के विरोध में, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्षी या इंडिया गठबंधन जो भी बना हुआ है उनसे इतनी जनता निराश हो गई है कि वो जो वोट अभी पड़ रहे हैं घटने के बावजूद वो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के ही पाले में जा रहे हो और ये विपक्षियों को या इंडी गठबंधन को नकारने का एक संकेत हो और बीजेपी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही हो, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल इसलिए नहीं दिख रहा है कि जब कभी भी शहरों में वोटिंग परसेंटेज कम है तो ये माना जाता है कि शहर का जो वोटर है वो बीजेपी का वोटर है। आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि नोएडा में ही आप देख लीजिए, नोएडा जैसी शहर में 45% वोटिंग होती है। यहीं का सिकंदराबाद क्षेत्र उठा लीजिए, खुर्जा उठा लीजिए, वहाँ 58-59% वोटिंग होती है। तो आप ये मान के चलिए कि जब कभी भी ग्रामीण तबके के लोग वोटिंग करते हैं तो किसानों का मुद्दा है, उनके बेरोजगारी, सेना में भर्ती कोई आपका या शहर का आदमी नहीं होता है, सेना में भर्ती गाँव के लड़के होते हैं। बेरोजगारी की समस्या, भुखमरी की समस्या गांव में है। शहरी गरीब जो है वो अलग किस्म के होते हैं, ग्रामीण गरीब अलग किस्म के होते हैं। जो किसान है वो बहुत पैक्ड है। और आपको एक और बात बताऊं कि जिस वेस्टर्न यूपी और हिंदी बेल्ट की बात करते हैं वहाँ पे ठाकुर भी नाराज है कहीं ना कहीं बीजेपी से, और उसका भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। दूसरा एक बात आपको और बताऊं, जितने भी कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जो अभी वरिष्ठ पत्रकार साहब भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, वो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को मायूस कर रहे हैं। और मायूसी का कारण ये है कि पन्ना प्रधान जो बीजेपी के होते हैं वो वोटरों को बूथ तक ले जाने में कामयाब नहीं है, और वो उनके अंदर एक रुचि खत्म सी हो गई है कि वो लोगों को घरों से निकाल करके बूथ तक ले जाए। अगर वो इस तरह की रुचि उनकी खत्म हुई है तो जाहिर सी बात है कि वोटर किसके नहीं निकले। अब ये आकलन शहर में अगर होता वोटिंग परसेंटेज, गांव में कम होता तो हम लोग मानते कि गवर्नमेंट के खिलाफ वोटिंग नहीं है, गवर्नमेंट के प्रो है। लेकिन शहरों में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है और गाँव में बहुत ज्यादा है। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वोटिंग परसेंटेज कम है, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। तो आप इससे भी आकलन कर सकते हैं। देखिए बहुत चीजें इशारों में आप समझ सकते हैं, हम लोग एग्जैक्ट आपको सीटों का बता नहीं सकते हैं, लेकिन 400 पार का नारा कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इस इलेक्शन में कहीं एक और कहानी बन के न रह जाए। रितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों से हमें अपडेट कराने के लिए। हमारे साथ ऋचा राजपूत बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। ऋचा जी, बहुत अहम सवाल है। भाजपा का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। हम आपसे एक बहुत सरल और सपाट सवाल करते हैं। हमारा सवाल ये है कि किसान आपको वोट क्यों देगा, बेरोजगारी से त्रस्त युवा आपको वोट क्यों देगा, और साथ ही साथ वो युवा जो 3.5 साल बाद अग्निवीर योजना के तहत बेरोजगार हो जाएगा वो आपको वोट क्यों देगा, महंगाई से त्रस्त आम आदमी आपको वोट क्यों देगा। आप इनके बीच में किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं और 400 पार के सपने देख रहे हैं? जी, मैंने बहुत अच्छे से सबकी बातें सुनी। मैंने ये भी सुना कि युवा बेरोजगार है, महंगाई बहुत ज्यादा है और आज जनता बहुत परेशान है, गरीब जनता बहुत परेशान है। तो मेरे हिसाब से अगर युवा जो फर्स्ट वोटर है और जो 25 से 30 साल के बीच का, तो उसको तो वोटिंग की बम्बार्डिंग कर देनी चाहिए थी। जो वोटिंग परसेंटेज गिरा है या सामान्य हुआ है या कुछ पीछे आया है वो तो होना ही नहीं चाहिए था।
अगर मुझे कोई चीज से दिक्कत है, अगर मेरा कोई गुस्सा है, तो वो गुस्सा कैसे निकलेगा? अगर मुझे मौका मिला है एक लोकतंत्र में जाकर अपने मत अधिकार प्रयोग करके सरकार बदलने का, तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर मौका मेरे पास हो नहीं सकता। मैं 5 साल क्यों चिल्लाऊंगी जब मेरे पास मौका ईवीएम में बटन दबाओ, सरकार बनाओ। आप कभी ये नहीं सोचते कि एक बार आप ऋचा जी आपसे एक छोटा सा प्रश्न है आपकी बातों को ही लेकर कि मान लिया आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर वो गुस्से में होता तो निकल कर वोट देता और आपके विरोध में जाता, लेकिन यही प्रश्न मेरा आपसे है कि अगर वोट कम हो रहे हैं तो आपके समर्थक भी तो नहीं निकल रहे हैं। ये 400 पार का नारा कहाँ से पूरा होगा? ये तो हमको लगता है पिछली बार से कम हो जाएंगे आप। देखिए, मैं बताती हूँ, इस समय जो समाजवादी पार्टी और ये जो पूरी इंडिया अलायंस की जो स्थिति है, मैं यूपी से आती हूँ, मैं यूपी का बताती हूँ आपको। आज यूपी में आप अगर जहाँ से 17 सीटों से कांग्रेस लड़ रही है, जिसका जनाधार नहीं है, जिसमें बूथ अध्यक्ष नहीं है इस समय पे, जहाँ के बाहर सन्नाटा पड़ा है। मैंने अभी कल उन्नाव में ये चीज देखी है कि वहाँ की कांग्रेस कमेटी कार्यालय एकदम सन्नाटा था। तो जहाँ के कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ की जनता को आप कैसे निकालोगे? वहाँ पर कैसे आप बोलोगे कि जाके वोट दो? वहां पर आदमी आपके प्रत्याशी का नाम नहीं जान रहा है। आप लास्ट टाइम पे सीट बदल रहे हो। अखिलेश यादव खुद अपनी घोषणा 4 दिन पहले करते हैं, 3 बार टिकट चेंज कर रहे हो। तो पहले शिवपाल कहते हैं हम लड़ेंगे, फिर वो कहते नहीं हम अपने बेटे को लड़ाएंगे। तो जो लगाव किसी का शिवपाल के प्रति होगा वो उनके बेटे के प्रति हो, ये संभव ही नहीं है। और दूसरी बात, आप जिस तरीके के ऊल अजूल मैनिफेस्टो लेके आ रहे हो, तो जो जनता आपके साथ जुड़ना भी चाह रही है, जो हम कह रहे हैं अगर वर्ग विशेष ऋचा जी जनता को जरा ये समझाइए कि मैनिफेस्टो में उलूल जुलूल आपके हिसाब से क्या है? देखिए, मैंने जब शुरू में बोला तो आपने मुझे मेरी बात पूरी नहीं करनी थी। अगर आपके मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि मैं खाने पीने की आजादी देंगे माइनॉरिटीज को, देखिए मैंने मैनिफेस्टो को हिंदी में ट्रांसलेट करके भी डाला है सोशल मीडिया में, कहीं भी मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ। और आज हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने भी इस बात को मंच से बोला है। तो आप किस वर्ग को खाने की आजादी देना चाहते हो? आप अल्पसंख्यक को, अल्पसंख्यक मतलब जितने अदर्स धर्म वाले हैं। चलिए ठीक है, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे बताइए कि अल्पसंख्यक आप किसको कहते हैं? जितने हमारे हिंदू धर्म के सिवाय जितने भी धर्म हैं कम संख्या में, उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। आपके विचारों में क्या अल्पसंख्यक केवल एक वर्ग है? सुनिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण पता है इन्होंने किस तरीके से खाया है? 930 सीटें पीजी की थी, जिसमें 150 सीट केवल मुस्लिमों को दी है, मतलब 16% आरक्षण उनको दे दिया। 85 मुस्लिम जातियां थी कि पूरी की पूरी इन्होंने आरक्षण कर दी। ओबीसी कहाँ चला गया वहाँ पे? आप बताइए, क्या वो संख्यक नहीं है? यही प्रश्न मेरा आपसे है कि अगर मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप बता दीजिए पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आपने अल्पसंख्यकों को कितनों को टिकट दिया? सिर्फ एक टिकट दिया है। आप यही अगर आपका जवाब है तो मैं उसी जवाब में प्रश्न बना रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, पिछले जब से डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसके मतलब आप अल्पसंख्यकों को अपनी स्टेट टीम में शामिल नहीं रखती हैं? 3 करोड़ से ऊपर आवास दिए गए, तो आप बताइए कितने आवास जाति देख के दिए गए, या कितने आवास? मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कोई भी अन्य दल, सब दलों के लोगों को आवास दिए गए हैं। मैं खुद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। अब आप टिकट पर आपने प्रश्न उठाया था, मैंने आपसे टिकट पर प्रश्न किया है। यही चीज सपा कहती है कि अगर हमने एम्बुलेंस चलाई थी तो केवल खास वर्ग के लिए नहीं चलाई थी, सबके लिए चलाई थी। अभी प्रवक्ता साहब ने बोला था वो तो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं सबके लिए बनती हैं। सुनिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आपने टिकट दिया अल्पसंख्यकों को? अच्छा एक बात बताइए, हमारे साथ नवीन दुबे भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं जो आपसे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल। आपका ये कहना है ना कि जितनी ज्यादा भागीदारी उतनी ज्यादा जिम्मेदारी, उतनी ज्यादा हिस्सेदारी, जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है। तो जातिगत जनगणना से परहेज क्यों कर रही हैं आप? जातिगत जनगणना से परहेज किसके ऊपर? इनके अकॉर्डिंग जातिगत मतगणना थोड़ा हो जाएगा, इनके हिसाब से थोड़ा। सारी चीजें आपके हिसाब से होंगी, फिर हमारे हिसाब से, क्यों जनता के हिसाब से हो रहा है? राम मंदिर क्या हम लोग के हिसाब से बना था? सीए क्या हम लोग के हिसाब से लागू करने की बात हो रही है? तभी इनको दिक्कत होने लगती है। जब नवीन दुबे जी एक सवाल करना चाहते हैं आपसे। नवीन दुबे जी। ऋचा जी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि कांग्रेस की सरकार यदि आई तो आपके धन, जमीन और पैसा, मंगलसूत्र, ये सब लेकर अल्पसंख्यकों को दे देगा। उनका अभिप्राय जनता भी समझ रही है, आप भी समझ रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं कि सीधा इंडिकेशन मुसलमानों के लिए था। और एक भाषण में उन्होंने मुसलमानों का जिक्र भी कर दिया कि वो लेके मुसलमानों को दे देंगे। अब हमारा सवाल ये है कि 10 साल की मोदी जी की सरकार है और इस तरीके से अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय बना हुआ है।
अगर आपको इतना लगता है तो आपको अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म कर देना चाहिए था, जो उससे उनको सुविधाएं मिलती हैं। आपकी सरकार भी तो सुविधाएं दे रही है उनको। और दूसरी चीज ये आती है कि जिस चुनाव में प्रधानमंत्री जी को जाकर जनता के बीच में ये बताना चाहिए कि साहब 10 साल का हमारा ये रिपोर्ट कार्ड है, हम इस देश को यहां से यहां तक लेके आए हैं, ये स्थितियां हैं, हमने आपको रोजगार दिया है, हमने महंगाई पर नियंत्रण किया है, जो आपके वादे हुआ करते थे, हमने किसानों की आय दोगुनी की है, हमने स्मार्ट सिटी बनाई है, तो वो सब तो कहीं चर्चा ही नहीं कर रहे हैं वो। अरे क्यों बात नहीं करते? अच्छा, आप आईएम बन रहे हैं, हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, दुनिया में भारत आपकी 5वीं आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है, एमएसपी पर किसानों की खरीद हो रही है, हमारे यहाँ का सर्वोच्च पद एक मतलब किसान भी खुश हैं, आदिवासी राष्ट्र मतलब किसान आपसे इतने खुश हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पे धरना देने के लिए चले आए थे। किसान बहुत खुश हैं बीजेपी से, आपका ये कहना है? जिन मुद्दों को विपक्ष उठाता है, अगर विपक्ष अपने मुद्दों को इतने अच्छे से उठाता है तो मुझे लगता है कि हमें 2 बार सरकार चलाने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन पहले मैं आपके मैनिफेस्टो का जवाब देना चाहती हूँ। आपको ये पता है कि आप क्या चाहते हैं कि जो भी आदमी बहुसंख्यक है वो भीख मांगेगा? जब जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक था तब आपने उसको माइनॉरिटी में नहीं रखा। अच्छा, आप अगर चलिए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है ना ऋचा जी 370 हटने के बाद आपका ये कहना है कि वहां टूरिज्म डेवलप हो रहा है। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए आपने क्या किया? आपको पहले के हालात और अब के हालात में सच में बदलाव नहीं दिख रहा है? नहीं, पुनर्वास की बात, हालात में बदलाव है, लेकिन जनता ये जानना चाहती है, खास तौर से कश्मीरी पंडित, कि उनके पुनर्वास के लिए, उनके उत्थान के लिए आपने क्या किया? देखिए, धारा 370 हटने के बाद जो हालात जम्मू कश्मीर के हुए हैं ना, ये ऐसा तो नहीं है कि पिछली सरकार नहीं हटा सकती थी। आज जिस तरीके से वहां पर लाल चौक में तिरंगा लहराया जाता है, कितना गर्व होता है वहां के कश्मीरी पंडितों को, जिनको नहीं, आप सवाल से भटक रही हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं आप। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या किया? अच्छा ये बताइए, आज जब धारा 370 हट गई है तो क्या जो हमारी योजनाएं है वो वहां पर नहीं पहुंच रही हैं? वहां के लिए नहीं किया जा रहा है? ये स्पेसिफिक आंसर नहीं हुआ। ये आपने वादा किया था भारतीय जनता, मेरी सुनिए, आप समस्या क्या है ना कि जो मैं आपको बात आज के मैनिफेस्टो पे रखना चाहती हूँ ना, आप उस मुद्दे को वहां तक लाना नहीं चाहते हैं। मैंने आपसे ये बोला, आपने मुझसे बोला कि अल्पसंख्यकों को आप एक चश्मे से क्यों देख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आज जब एक कोई मंदिर होता है किसी भी जिले में, किसी भी जगह पे, तो उसमें आने वाला सारे पैसे का ट्रस्टी वहां का जिलाधिकारी होता है, ठीक है, उसका एक ऑडिट होता है। लेकिन आप बताइए, क्या किसी भी अल्पसंख्यकों को ये धार्मिक स्थानों पे सरकार कभी हाथ डाल सकती है? तो आप उसको भी करिए ना सरकार के अधीन, करिए ना आराम से। आप आर्थिक विभाजन जो आप करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात कही, मेरे मन का सब्जेक्ट है ये, मैं आपसे बात करता हूं इस पे। देखिए, ऐसा है, केंद्र में सरकार 10 साल किसकी रही है? राहुल गांधी या किसी और गैर भाजपा की तो रही नहीं है। 2014 से 2024 तक का कार्यकाल एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ नरेंद्र मोदी जी का रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि मंदिरों से पैसा ना लिया जाए? क्योंकि चढ़ावा हमेशा, आप नोटिस करिएगा, चढ़ावा हमेशा मंदिरों पर आता है, मस्जिदों में नहीं जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज होती है, मजारों पर पैसा चलता है। अजमेर शरीफ को आप लेते, क्यों नहीं हिम्मत जुटा पाए नरेंद्र मोदी जी? बिल्कुल लेते आप, जिस तरीके से आपने हिंदू मंदिरों से आप पैसा लेते, उनसे भी लेते। आज जब आर्थिक ये समानता पे सवाल उठा दिया, तब तो विपक्ष ने हाहाकार मचा दिया। क्या गजब बात आप बोल रहे हैं कि जो मस्जिदों में अजमेर शरीफ में आ रहा है उस पे आप ऑडिट कीजिए। अरे मस्जिदों में जो फंडिंग आ रही है वो आपसी चंदे से आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, जो चढ़ावा आता है। सुनिए, तो आपका ये अलग से कानून सरिया का क्यों चलता है? आप लोग एक कानून जब यूसीसी बिल लाने की बात करते तो आप लोग उसका विरोध क्यों करते हैं? या तो आप ये बोलिए कि नहीं हम एक देश में एक संविधान चलेगा, एक ही तरीके से चलेंगे। जहां पर आपका फायदा होता है आप अपने सरिया कानून पे चले जाते हैं। 3 तलाक की बात आती है तो आप कहते हैं हम संविधान बदल देंगे। आपने अपने कार्यकाल में कितनी बार संविधान चेंज किया है, और हमारे में बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आएगी तो संविधान बदल देगी। चलिए ऋचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ऋचा जी, आपको याद दिला दें कि अभी अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान हज यात्रा के लिए जो फंड का कोटा है उसको बढ़ाने का ऐलान किया था। ये दो तरीके की बातें ये जनता को पता नहीं कब समझ में आएंगी, और शायद समझ में आती भी होंगी। नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ अनिल मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ संपादक। अनिल मिश्रा जी, कुल मिला जुला के आज की वोटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर की भी बात कर रहे हैं, और तमाम मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं हम लोग।
कि कहीं ना कहीं मुद्दों से भटक रहा है चुनाव। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि यूथ को कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए चुनाव के नतीजों से या आने वाली सरकारों से? नहीं, देखिए, यूथ तो अभी अगर जैसा देखा जाए, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं या अभी बिल्कुल यंग हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम हो, वो कहीं न कहीं मोदी जी की वाकपटुता से या जो बोलने में माहिर हैं और भविष्य का जो एक ख्वाब दिखाते हैं, सपने बुनते हैं, इतने यथार्थ में जाकर बुनते हैं कि वो सपने यथार्थ में दिखने लगते हैं। तो अभी ये देखा जाए कि फर्स्ट टाइम वोटर या यंग वोटर हैं, निश्चित रूप से अभी मोदी जी से उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि शायद मोदी जी हमारे काम आएंगे, हमारा भविष्य बनाएंगे। लेकिन उसी में आकलन जब वो करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि 2014 में जब बुलेट ट्रेन दौड़ाई गई थी और ये कहा गया था कि 2024 में आप बैठ जाएंगे उसमें और दौड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन आज वही मतदाता या जो चाहे फर्स्ट टाइम का हो या पुराना हो, वो इस चीज़ों को कंफ्यूज है। चूंकि बुलेट ट्रेन की एक प्रपोजल, एक प्लान और एक प्रोजेक्ट डाल दिया गया, लेकिन वो कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, ये भविष्य अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन मोदी जी इन बातों को कैश कराना जानते हैं। अभी वो बुलेट ट्रेन चल नहीं पाई और 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनाने का, जो एक विकसित भारत बनाने का सपना दिखा दिया है मोदी ने, और इन युवाओं को कंधे पर जिम्मेदारी डाल दी और इनको कहीं न कहीं पीठ ठोक कर भारत का भविष्य बताकर अपने पाले में किया हुआ है। तो उसका फायदा फर्स्ट टाइम वोटर से तो मिल रहा है। लेकिन हाँ, जो थोड़ा सीनियर मतदाता हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो पिछली पार्टियों को भी और मोदी जी की पार्टियों की कार्यकलापों को देखकर, रिजल्ट को देखकर कहीं न कहीं अब वो सोचने पर मजबूर हैं और वो अब तुलनात्मक एक देखने लगे हैं कि कहाँ हमको किस तरह से कौन फायदा दे सकता है। अगर इस 10 साल में विकास के आंकड़े जिस ढंग से मोदी सरकार पेश करती है, तो साथ में वही जनता अपनी जेब को भी टटोलना शुरू कर दी है और वो ये देखती है कि हम जो 10 रुपए कमा रहे थे, पहले उस 10 रुपए में हम 8 रुपए खर्च करके 2 रुपए बचा ले रहे थे, लेकिन आज उस 10 रुपए में अपना खर्चा नहीं पूरा कर पा रहे हैं, कहीं न कहीं 5 रुपए उधारी में जा रहे हैं। तो जनता को ये सोचने पे अब मजबूर हो रही है कि हमारा वो विकास मॉडल ठीक था या ये विकास मॉडल ठीक है। इन चीजों में ऊहापोह की एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन मोदी जी हो या बीजेपी हो, एक राष्ट्रवाद का नारा देकर राष्ट्रवाद की भावनाओं को जिस तरह से उकेरा गया है लोगों की मानसिकता पर, और साथ में उसमें हिंदुत्व का तड़का दिया गया है, उसके जो एक औरा बना है, उसमें जो उन्होंने भारत के बहुसंख्यक जनता को अपने घेरे में ले लिया है, उसके तहत अभी थोड़ा सा जनता कसमकस की स्थिति में है। वो क्लियर नहीं हो पा रही है कि हम इस औरा से बाहर निकलें, अपने पुराने रवैये पे जाएं, या हम इनको पकड़ चलें, क्योंकि इनके आगे भी भविष्य बहुत सुनहरा नहीं दिख रहा है। जी, हमारे साथ नवीन दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। नवीन जी, एक बहुत अहम सवाल जी, उत्तर प्रदेश की बात करें या किसी भी हिंदी भाषी स्टेट की बात करें, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें हम लोग, तो एक वो दौर था जब गांव में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता अपना काम धंधा उस दिन छोड़ के वोट देने ज़रूर जाता था और सीधे वो उनको ही वोट देता था। इसी तरह समाजवादी पार्टी की साइकिल भी चलती थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में चाहे विधानसभा चुनाव की बात की जाए या लोकसभा चुनाव की बात की जाए, शहरी मतदाता पहले माना जाता था कि बीजेपी का है, अर्बन पढ़ा लिखा आदमी बीजेपी का वोटर है। लेकिन गाँव से जिस तरह का रिस्पांस मिला था, ख़ास तौर से राम मंदिर आंदोलन के बाद, और दूसरी चीज़ ये किसानों को और गरीबों को जो राशन वितरण की व्यवस्था की गई उसके बाद, और तीसरी चीज़ विकल्पहीनता की स्थिति में आने के बाद जिस तरह से गांव से रिस्पांस मिला है बीजेपी को, आपको क्या लगता है कि बीजेपी गांवों तक पहुंच गई है? रमन जी, देखिए, एक चीज़ है, वोटर में 3 प्रकार के वोटर होते हैं। एक तो वो होता है जो डेडिकेटेडली किसी एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसा वोटर दूसरी पार्टी के साथ भी होता है, यानी पक्ष के साथ भी होता है, विपक्ष के साथ भी होता है। अब बीच में जो वोटर होता है वो स्लाइडिंग वोटर होता है, वो स्विच ओवर करता है, कभी इधर कभी उधर। उसके लिए मुद्दे बड़े अहम होते हैं और वो वोटर मुद्दों पे वोट करता है। अब इस स्थिति में जब आपके पास, आप एक चीज देखिए, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, आप अगर 2019 के चुनाव में देखें तो कांग्रेस को लगभग 27% के आसपास वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी लगभग 40 के ऊपर 41 के आसपास गई थी और सरकार में आई थी। अब आप एक चीज देखिए कि जब आज के दौर में बदलाव जनता भी मांग रही है, महसूस भी कर रही है, और उसके बाद अगर ये वोटिंग टर्नआउट जिस तरीके से पीछे जा रहा है, नीचे आ रहा है,
इसमें कहीं ना कहीं, अब मैं बसपा पे भी आऊंगा, कहीं ना कहीं अगर कुछ कट होता है सत्ताधारी दल से या भाजपा से 5% के आसपास भी, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रभाव उसका देखने को हमको 4 जून को मिलेगा। अब आते हैं आपकी बीएसपी वाली बात पे। देखिए ऐसा है, बीएसपी का वोटर 12% 2022 के विधानसभा चुनावों में भी बड़ा इंटैक्ट रहा है और वो उस चुनाव तक रहा, सीटों में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन उनका 12% का वोट था। इसके अलावा जो वोट एक्सिस अखिलेश के साथ गया, समाजवादी पार्टी के साथ गया, उनका वोटिंग परसेंट एकदम से 21% से उठ के सीधा 32% पे पहुंच गया। तो निश्चित तौर पर सपा को एक बड़ा गेन विधानसभा में हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी अपने वोट परसेंटेज पे इंटैक्ट थी, उसका ना कम हुआ था, तो बसपा और सपा के बीच में जो वोट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था उसका फाइट में आ गई सपा बहुत अच्छे तरीके से, और आप समझें कि 1.5-2 लाख वोटों के अंतर पर टोटल हार जीत हुई, सरकार बन गई भाजपा की। आज जब चुनाव में हम हैं और जहां जहां बसपा ने अपने कैंडिडेट दिए हैं जी, उन कैंडिडेट्स की अगर आप देखें तो वो इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग कहूंगा, सोशल इंजीनियरिंग तो भूल जाइए, वो इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग इस तरीके की बसपा ने दी है कि आप एक चीज देखिए, जहां क्षत्रिय समाज नाराज था भारतीय जनता पार्टी से और राज्यसभा के चुनावों में बसपा समर्थन दे रही थी, साथ दे रही थी भाजपा का, इन चुनावों में गाजियाबाद को ले लें, आप नोएडा को ले लें, दोनों जगह उसने क्षत्रिय समाज के प्रत्याशी दे दिए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डेंट देने का काम बसपा ने किया है। और बस भाजपा ने गलती ये हो गई है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने क्षत्रिय समाज को नकार दिया, कहीं भी कोई टिकट नहीं दिया। बीके सिंह जैसे बड़े नेता गाजियाबाद से लड़ते थे, आपने उनका भी टिकट काट दिया। तो कहीं ना कहीं जो ये नाराजगी क्षत्रिय समाज के वोटों की है वो एक बड़ा असर दिखा रही है, और मैं समझता हूं पहले चरण के चुनाव में और दूसरे चरण के चुनाव में इसका एक व्यापक असर देखने को मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत चौंकाने वाले परिणाम आएंगे इन 16 सीटों पर। आप हमारे साथ बने रहिए। बालकृष्ण पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बालकृष्ण पांडे जी, टीएनपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सेकंड फेज की 88 सीटों पर मतदान हुआ है। मतदान का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 52.64% के आसपास रहा है, पश्चिम बंगाल में 71.84% रहा है, मणिपुर त्रिपुरा में मतदान का प्रतिशत ज़्यादा रहा है, बंगाल में ज़्यादा रहा है। कुल मिला जुला के आपसे ये जानना चाहेंगे कि वोटिंग का ये जो प्रतिशत घट रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? युवा वर्ग जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा अगर लेता तो शायद वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता, शहरी मतदाता शायद अपने घरों से बाहर निकलता तो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता। तो आपको क्या लगता है कि 10 साल के आपके शासनकाल में जो कामकाज हुआ उस कामकाज के आधार पर आप जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं, या फिर कहीं न कहीं राष्ट्रवाद की बात करके, कहीं न कहीं 370 की बात करके, राम मंदिर की बात करके आप पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कम मतदान का एक मूल कारण ये है कि जो समझ में आती है, सामान्य जन को भी समझ है कि थोड़ी गर्मी गर्मी बहुत तेजी से बढ़ी है, वो भी एक कारण हो सकता है। मूलतः आपने कहा कि हम जो वोट मांग रहे हैं भारत के 140 करोड़ जनमानस से, या 88 सीटों पर होने वाले चुनाव से, या उत्तर प्रदेश में जो 8 सीटों पर मतदान हुआ है, उन पे हमने जो वोट मांगा है, हमारा लक्ष्य राष्ट्रवाद, अंत्योदय, हमारी दीनदयाल जी की जो संकल्पना थी, वैचारिक संकल्पना थी, जो राजनीतिक संकल्पना थी, वो उसमें अंत्योदय और राष्ट्रवाद दोनों शामिल था, कोई एक चीज नहीं है। जहाँ एक तरफ तो हम राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व तो हम करने वाले दल है ही हैं इस देश में, वही दूसरी तरफ अंत्योदय की ओर हमने जाते हुए हर गरीब को मकान दिया है, हर घर को हमने शौचालय दिया है, हर घर नल योजना करीब 11 करोड़ लोगों को अभी तक पहुंच चुकी है। आगे भी प्रत्येक गांव में टंकियां उसकी बन रही। मेरी आवाज इको कर रही है, जरा इसको सही करिए। जी बालकृष्ण जी, मेरी आवाज इको कर रही थी। जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, बोलिए। नहीं, आपको क्लियर आ रही तो मुझे इको कर रही थी, अब ठीक हुआ है। हर घर नल योजना के तहत हमने लगभग 11 करोड़ लोगों के
को शुद्ध पेयजल की उपलब्ध आज तक करा दिया है, जो अभी एक प्रोसेस के तहत, एक प्रक्रिया के तहत देश के 140 करोड़ जनमानस को हर घर नल योजना के तहत शुद्ध जल उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है। माननीय मोदी जी का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो अगली सरकार बनेगी, हर घर नल योजना के तहत उनको हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। तो आवास योजना हो, चाहे हमारी हर घर नल योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रत्येक गरीब को स्वास्थ्य संबंधी समस्या से निजात दिलाने के लिए 5 लाख का जो हम कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं, उससे या रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने इस देश में विकसित किया है, तो एक तरफ जहां राष्ट्रवाद हमारी वैचारिकी है, वहीं देश के आम जनमानस का विकास, गरीब का विकास, हर गरीब को आवश्यक उपलब्ध सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये भी हमारा लक्ष्य है। इन दोनों मुद्दों को ही लेके हम देश में चुनाव के बालकृष्ण पांडे जी, बेरोजगारी से त्रस्त युवा को आपकी पार्टी ने क्या दिया है, और साथ ही साथ महंगाई से त्रस्त जनता को आपने किस तरह का तोहफा दिया है? देखिए, बेरोजगारी से त्रस्त पहली चीज ये है कि हम आज इस देश में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हमने बहुत मात्रा में एमओयू साइन किए हैं कंपनियों से। कंपनियां लगेंगी, निश्चित रूप से उसमें रोजगार का सृजन होगा और युवाओं को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ले जाना। और हर विद्यालय में भी हम एक योजना लागू कर रहे हैं कि युवा कैसे स्वरोजगार की ओर आकर्षित हो, या अन्य चीजों की कैसे हम उसको टेक्निकली ट्रेंड कर रहे हैं, और टेक्निकली ट्रेंड करने के बाद वो अपना स्वयं का व्यवसाय अर्जित कर सके। इन सब चीजों की ओर भारतीय जनता पार्टी इसको करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के ये संभव नहीं होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ इस दिशा में काम कर रही है। बालकृष्ण पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला जुला के वोटिंग प्रतिशत का कम होना किस तरफ इशारा करता है, ये 4 जून को पता चलेगा। सेकेंड फेज का मतदान संपन्न हो चुका है। फाइनल जो वोटिंग प्रतिशत है अब से कुछ ही देर में आने वाला है, और साथ ही साथ ये 7 चरणों का चुनाव 1 जून को खत्म होगा। सारे चरण खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 4 जून को काउंटिंग होगी, तब पता चलेगा कि जनादेश किस दिशा में जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। फिलहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।